चलिए एकदम आप लोगों को कुछ भेजे थे, लिख लिए हैं? पहला पॉइंट ये सब लोग जानते हैं, बट फिर भी चार्ज कितने टाइप का? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नहीं सेकेंड पॉइंट, लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल टू ईच अदर, राइट? एंड अनलाइक चार्ज attract to each other. Agree? Third point, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? कोई भी किसी बॉडी को, वेरी गुड। जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे ना कि वो ड्राई कॉम्ब से, कंघी समझते हैं, ऐसे करने के बाद उसके बाद पेपर फाड़ कर ऐसे देखते थे, अट्रैक्ट करता रहता था, राइट? या जो सिल्क का कपड़ा है उसको रब कीजिएगा तो दिखिएगा थोड़ा सा चिंगारी टाइप का। तो इसका मतलब है कि किसी भी दो बॉडी को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो गया मतलब चार्ज हो गया, राइट? इसका मतलब किसी भी बॉडी को चार्ज करने का मोटा मोटी 3 तरीका मानिए। एक फ्रिक्शन, एक आप लोग में से बहुत लोग इंडक्शन बोल तो दिए हैं, बट मुझे पता है कि आप समझे नहीं हैं सही से, क्योंकि बहुत बड़ा भास्ट टर्म है और पढ़ाएंगे कि कैसे इंडक्शन से होता है। तो एक फ्रिक्शन वाला समझ रहे होंगे, तो एक फ्रिक्शन, एक इंडक्शन और एक कंडक्शन। तो लिखिए, एनी बॉडी कैन बी चार्ज्ड बाय कौन कौन सा मेथड जनरली हो सकता है? फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन। नेक्स्ट, एक बात मैं बहुत पहले से ही बोलते आ रहा हूं, एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रिलीज व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक इसका थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैक्सवेल का, राइट? तो ये भी लिख लीजिए, एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रिलीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कुछ सर्टेन कुछ पॉइंट लिखवाना है, इसे लिखवा रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ तक हो गया। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो भी पॉइंट रहेगा उस पॉइंट को लिख लीजिएगा। मास कैन बी एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट इज इट पॉसिबल चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास? ये पॉसिबल नहीं है, तो इस लाइन को लिखना पड़ेगा। मास कैन एग्जिस्ट मतलब कोई बॉडी न्यूट्रल हो सकता है, बट कोई अगर कहीं पे चार्ज है तो चार्ज रहेगा किसी बॉडी पे, तो वहाँ पे तो मास होना पड़ेगा, राइट? लेकिन मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखना है, आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जाएंगे
तो ये पता है कि नहीं कि मास भी वैरी करता है विथ स्पीड। इसका मतलब है, एक मिनट, मास कैन वैरी विथ स्पीड, इट मीन्स मास का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। फ्रेम समझ रहे हैं ना, अलग अलग फ्रेम में अलग अलग स्पीड हो सकता है, राइट। अलग अलग फ्रेम में अलग अलग स्पीड हो सकता है ना। जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, एग्री, और तब किसी खंभे को देख रहे हैं, किसी पत्थर को देख रहे हैं, तो आप तो रेस्ट में हैं, वहाँ से देख रहे हैं ट्रेन से, बट वो तो स्पीड में आपको नजर आएगा, एग्री। इसका मतलब है कि स्पीड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्पीड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम में डिफरेंट डिफरेंट स्पीड नजर आता है। आप दो फ्रेंड ट्रेन में बैठे हुए हैं तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, बट जो थर्ड पर्सन जो पटरी के किनारे है, रेलवे पटरी के किनारे है, ट्रैक के किनारे है, वो आप मोशन में नजर आएंगे, राइट। इसका मतलब डिपेंड करता है कि कहाँ से चीज़ों को देखा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि फ्रेम स्पीड डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन मास ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम में स्पीड डिफरेंट डिफरेंट नजर आएगा। इसका सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। जनरली मैं सी का यूज करता हूं स्पीड ऑफ लाइट के लिए, ओके स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत बार आएगा स्टूडेंट, मॉडर्न फिजिक्स में आएगा दोबारा, ठीक है। जस्ट यहाँ पे कुछ बोलना था इसलिए मैं बोल रहा हूँ कंपेयर करने के लिए। इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ मास डिपेंड्स ऑन व्हाट, स्पीड, एंड स्पीड डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट मीन्स व्हाट इज द कंक्लूजन, मास कैन वेरी फ्रॉम फ्रेम टू फ्रेम, बट चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चार्ज को किसी रेस्ट वाला फ्रेम से देखिए या मोशन वाला फ्रेम से देखिए, अमाउंट ऑफ चार्ज चेंज नहीं होगा, एग्री। अगर आप ग्राउंड से देख रहे हैं कहीं किसी चार्ज पार्टिकल को कि वो 2 कूलम है, तो किसी मोशन वाला फ्रेम में बैठकर भी देखिएगा तो 2 कूलम ही नजर आएगा। इसका मतलब है कि अनलाइक मास, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ओके। तो नीचे एक लाइन लिखिए, मास कैन वेरी फ्रॉम फ्रेम टू फ्रेम, मास कैन वेरी फ्रॉम फ्रेम टू फ्रेम, but charge is independent of frame of reference, but charge is independent to frame of reference. Charge is independent of frame of reference, agree? हाँ, डायमेंशन का मतलब यहाँ पे था उसका अमाउंट, मास से मतलब था। यहाँ पे जो m इक्वल टू m नॉट था, वो m नॉट था रेस्ट मास, जब उसको किसी रेस्ट वाला फ्रेम से देख रहे हैं, जब वो बॉडी रेस्ट में है, राइट। बट इस पर अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये मेरा सब्जेक्ट का विषय नहीं है, इसको कहीं और दूसरी जगह पढ़ेंगे बढ़िया से मॉडर्न फिजिक्स में। अब चलिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन। एक जनरल टर्म पढ़ाया था आपको, याद है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। इन सिमिलर फैशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन, हम लोग बोलते हैं ना दैट न्यू स्टूडेंट चीज़ों को ध्यान समझिएगा, मैं बोलता हूँ दैट क्वांटिटी इज क्वांटाइज। ऐसे सोचिए एकदम बढ़िया से, लेट अस सपोज कि जो कॉइन्स है, पैसा है, उसमें सारे नोट को ख़त्म कर दिया गया, सिर्फ अब एक ही चीज़ चलेगा, वो है 1 रुपया का। पहले के ज़माने में जैसा होता था, 200 का नोट, 500 का नोट, 1000 का, 2000 का, 100 का, 50 का, कुछ नहीं रहेगा। सिर्फ पैसा के नाम पे क्या रहेगा, ये सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। 1 रुपया ही चलने वाला है।
और ये भी नहीं कि 50 पैसा, सिर्फ क्या चलेगा, एक ही चलेगा, 1 रुपया। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या हुआ पैसे का, 1 रुपया। अब मुझे 100 रुपया चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा सर, आपको मैं यस 1 रुपया का 100 कॉइन देंगे आपको सर। कितना, इसका मतलब कि मुझे 100 रुपये चाहिए, तो मुझे आप 100 रुपीज़ के लिए वो 1 रुपया का 100 कॉइन दीजिएगा। कितना, हाउ मनी, 100। तो जो 100 है वो फ्रैक्शनल वैल्यू हुआ या इंटीग्रल वैल्यू हुआ, इंटीग्रल वैल्यू। लेकिन मैंने आपसे बोला कि स्टूडेंट मुझे एक काम कीजिए, मुझे 90.5 रुपीज़ दीजिए, आप दे पाएंगे? ऐसा तो नहीं कि सर 99 कॉइन देगा, एक कॉइन को तोड़ देंगे, तो तोड़ने के बाद चलेगा पैसा वो? इसका मतलब है कि जब पूरे ज़माना में सिर्फ 1 ही रुपया का कॉइन चल रहा है, तो उस केस में जब आदान प्रदान किसी को देना रहेगा लेना रहेगा, तो इंटीग्रल रुपया में ही काम करना पड़ेगा, ये मेरा मजबूरी रहेगा, राइट। इस तरीके से चीज़ों को एडजस्ट किया जाएगा कि एकदम इंटीग्रल में ही काम करना है। 100 रुपये दे सकते हैं, 99 दे सकते हैं, लेकिन उस फ्रैक्शन में नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब कहने का सेंस आज के बाद ये हुआ कि वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसको बोलते हैं कि दैट क्वांटिटी इज क्वांटाइज, इट मीन्स वो क्वांटिटी अपने सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है। और अगर ऐसा इंटीग्रल वैल्यू किसको, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो कोई वैल्यू मिलता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है। एग्री? समझ में आ गया? तो इसका मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस चैप्टर में कि चार्ज इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। इसका मतलब है कि चार्ज का कोई भी वैल्यू लाइक 1 कूलम, 2 कूलम, अच्छा न्यू बैच के स्टूडेंट 1 कूलम छोटा चार्ज या बड़ा चार्ज? सर 1 कूलम ही तो है। इतना बड़ा चार्ज है, ये आपके इमेजिनेशन से बाहर का है, इतना बड़ा चार्ज है। 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज है। एनीवे, तो एक्चुअल में 1 कूलम 2 कूलम अगर मैंने बोला कि Q इक्वल टू 2 कूलम, तो 2 कूलम का क्या एक गोला मिला होगा? अगर मैंने बोला Q इक्वल टू प्लस 2 कूलम, इस पर क्वेश्चन आएगा, खासकर मेडिकल वाले बच्चे, यहाँ देखिए, Q इक्वल टू प्लस 2 कूलम लिख दिया, इट मीन्स ये 2 कूलम का कोई पार्टिकल होता है क्या चार्ज का? इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज बना है वो किसको इंटीग्रल वैल्यू से किसका कलेक्शन रहा होगा? तो पॉजिटिव चार्ज का नहीं भाई, पॉजिटिव, देखिए आप लोग तो ऐसा कमाल कर दीजिएगा कि मतलब मैं भी सरप्राइज हो गया कि चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चीज़ से बना रहे हैं। चार्ज पॉजिटिव है, अब बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज से बनेगा क्या? मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि Q इक्वल टू प्लस 2 कूलम है, राइट। तो 2 कूलम किससे बना होगा? अपने सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज के इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल क्या होता है? 1 प्रोटॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन बोलेंगे या प्रोटॉन बोलेंगे? प्रोटॉन बोलेंगे। इसका मतलब है कि निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज का बड़ा वैल्यू किसका कलेक्शन मानेंगे? पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो प्रोटॉन का कलेक्शन मानेंगे, और निगेटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन मानेंगे। एग्री? लिखिए, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब है कि Q अगर पॉजिटिव है, ये यहाँ देखिएगा, ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा Q पॉजिटिव है और तब पूछेंगे इस चार्ज में, पॉजिटिव चार्ज में, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये पॉजिटिव कितना प्रोटॉन को मिलाकर बना है? तो सर अभी तो आपने बताया कोई भी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन का कलेक्शन रहेगा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हम लोग क्या करेंगे? Q इक्वल टू n इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। एग्री? जहाँ पे n क्या रहेगा? फ्रैक्शनल वैल्यू या इंटीग्रल वैल्यू? और सब सारे स्टूडेंट को पता है कि प्रोटॉन का चार्ज कितना है, जितना इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड है, राइट। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कुल। तो क्या यहाँ से नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल पाएंगे? ठीक है ना?
और अगर Q निगेटिव रहेगा और Q दे दिए, अब पूछे इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि निगेटिव था तो इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन रहेगा, तब क्या करेंगे, उतना क्यों करने जाएंगे, नंबर ही निकालना है तो ऐसे कर देंगे। और नहीं तो सर मैग्नीट्यूड क्यों ले रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, बस वैल्यू को अलजेब्रिकली पुट कर दीजिएगा, राइट। तो यहाँ देखिए ए भी निगेटिव, ए भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, ठीक है। तो इस पर एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। सपोज कीजिए कि मैंने दिया Q इक्वल टू 2 कूलम, और तब पूछ रहे हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या निकाल पाएंगे, कैसे, N इक्वल टू ओके 2 कूलम बाई हाउ मच 1.6 इंटू 10 टू द पावर, जो वैल्यू आएगा इंटीग्रल वैल्यू आना चाहिए, ओके। हाँ क्या बोले, प्रोटॉन, एक मिनट मैं उस बात पे आ रहा हूँ। देखिए बहुत सारा ऐसा रिसर्च चल रहा है, अभी आपके सिलेबस से बाहर का बात है, कि जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को भी जैसे 1 ± 1/3 ऐसे भी लिखते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को भी डिविजिबल मानते हैं, जिसको क्वार्क्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लेकिन ये एक्चुअली में रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। एक हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन है कि हाँ चार्ज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को भी डिवाइड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, राइट, बट वो एक्चुअली रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो हम लोग रियल सेंस में जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग का चार्ज क्या रहेगा, क्वांटाइज रहेगा। इन सब बातों पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे, एग्री। इसलिए फिजिक्स में हम लोग को चार्ज को क्या मान के चलना है, अपने सिलेबस तक, बाद में क्या होगा देखेंगे, बट आपके सिलेबस तक क्या याद रखना है, इलेक्ट्रॉन इज डिविजिबल, या इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसको मानेंगे, इलेक्ट्रॉन को, और पॉजिटिव चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसको मानेंगे, प्रोटॉन को, एग्री। अगर कोई बोलेगा भी कि नहीं एक क्वार्क्स नाम का भी पार्टिकल होता है जिसमें चार्ज इलेक्ट्रॉन को भी डिवाइड कर सकते हैं, तो वहाँ पे बस एक लाइन बोल सकते हैं कि और एक्चुअली रियली में अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एक हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन है, और दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ माय सिलेबस। मेरा सिलेबस में है, उसमें हम लोग चार्ज को क्या मानेंगे, क्वांटाइज मानेंगे, एग्री। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आई तो, एक कॉपर स्फीयर contain 2 × 10⁻22 atoms, 2 × 10⁻22 atoms. The charge of nucleus of each atom, ये आप लोग से मैं पूछ रहा हूँ, किसी भी एक मिनट, ये आपसे मैं पूछ रहा हूँ, किसी भी कॉपर एटम का न्यूक्लियस का चार्ज क्या रहेगा, न्यूक्लियस में कितना चार्ज रहेगा, पूरे एटम के अंदर नहीं, पूरा एटम तो न्यूट्रल है, न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज रहेगा, तो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल आता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, बोलिए तो क्या बोलते हैं, तो न्यूक्लियस में क्या रहता है जनरली, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो चार्ज के नाम पे तो प्रोटॉन है, तो किसी भी कॉपर का एक एटम में न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज, कितना, तो पॉजिटिव, मैं बोल रहा हूं कितना चार्ज, मैं नहीं बोल रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज, हाउ मच अमाउंट ऑफ द चार्ज, तो देखिए तो सर मैंने सही लिखा, क्योंकि कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, तो उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा, 29 प्रोटॉन रहेगा,
तो अब समझ में आ गया? ओके। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्फीयर so that charge on the sphere becomes 2 coulomb, so that charge on the sphere becomes 2 microcoulomb, becomes 2 microcoulomb। सब लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्फीयर, या उतना छोड़िए, यही लिखिए हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम द स्फीयर सो दैट चार्ज ऑन द स्फीयर बिकम्स +2 माइक्रोकूलम। यहां देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। ये बताइए कि इस स्फीयर से अगर एक इलेक्ट्रॉन को माइनस करते हैं कितना, तो 1 इलेक्ट्रॉन, पहले तो स्फीयर न्यूट्रल है, 1 इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ से माइनस करते हैं तो इस पर कितना चार्ज डेवलप होगा, एक प्रोटॉन का। एग्री? एक इलेक्ट्रॉन को जाने से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, पहले न्यूट्रल था, तो इस पर कितना प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, तो वो प्रोटॉन का चार्ज इस स्फीयर पे, इसका मतलब यह स्फीयर चार्ज हो गया। तो किसी भी न्यूट्रल सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर, तो भाई किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है या निगेटिवली चार्ज करना है, प्रोटॉन का तो ट्रांसफ़र होगा नहीं, जो भी काम करेगा इलेक्ट्रॉन ही करेगा। अगर निगेटिवली चार्ज करना है इलेक्ट्रॉन दे देंगे, पॉजिटिवली चार्ज करना है इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव कर देंगे, राइट? रीजन, क्योंकि प्रोटॉन तो सर न्यूक्लियस में है, वो तो न्यूक्लियस से बाहर आएगा नहीं, राइट? तो अब मेरा क्वेश्चन है कि एक्चुअल में यहाँ से कितना हम इसका कितना यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें कि टोटल चार्ज कितना के बराबर हो जाए, इसके बराबर हो जाए, राइट? तो इस पॉजिटिव चार्ज होने के लिए, इतना चार्ज होने के लिए, कितना चार्ज इस स्फीयर पे यस +2 माइक्रोकूलम होने के लिए यहाँ से क्या रिमूव करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नहीं पता है तो ये लिखेंगे n इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया, राइट? और n इलेक्ट्रॉन को रिमूव होने से यहाँ पे n प्रोटॉन का चार्ज डेवलप होगा। इसका मतलब है कि n इंटू क्यूपी इक्वल टू +2 माइक्रोकूलम, और जो n का वैल्यू रहेगा वही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव रहेगा, राइट? तो क्या यहाँ से n नहीं निकाल लेंगे आप लोग, n इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एग्री? यही आपका आंसर रहेगा। कैलकुलेशन कर पाएंगे आप लोग? यहां तक हो गया? चलिए, अब इसी में अगर डेप्थ में मुझे और एक क्वेश्चन पूछना रहेगा। जनरली यह एक मिनट, इलेक्ट्रॉन के जाने से मास पे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, बट इलेक्ट्रॉन में मास, थोड़ा तो मास है। तो अगर माइक्रो लेवल पे बात करेंगे कि यहाँ से यहाँ गए हैं तो इसका मास ज़्यादा हुआ या कम हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, थोड़ा तो मास कम रहेगा। तो कितना मास कम हो जाएगा सर? दिस माइनस n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9 पॉइंट कितना था, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, राइट? चलिए, तो ये बात समझ में आ गया कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। एक और क्वेश्चन बनाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कैन नॉट बी पॉसिबल,
विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। देखिए अभी एक क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इस बात पे अगर नहीं रुकते ना तो समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में क्या क्वेश्चन है। हाँ, एटम का काम था, जिस काम को थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देते काम नहीं रहा, उसमें फ्रैक्शन निकालना था। ठीक है, हाउ मेनी फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव, द फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ देखिए फ्रैक्शन ऑफ, एक मिनट, फ्रैक्शन ऑफ मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया इसलिए रिक्वायरमेंट नहीं हुआ, बट फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव के लिए ही करते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनिशियली प्रेजेंट। ठीक है, और इसके लिए तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ एटम चाहिए था, इनिशियली कितना इलेक्ट्रॉन है उसमें, राइट। तो वहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट होता जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, तो मैंने, लेकिन क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा इजी कर दिया। चलिए, इसमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है? क्यों? कौन सा पॉसिबल? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, राइट। ये पॉसिबल नहीं है। क्या कोई भी पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल का वैल्यू प्रोटॉन से भी छोटा होगा? पॉजिटिव चार्ज का सब पॉजिटिव, अगर क्लास आप लोग घर से कर रहे हैं प्लीज़ थोड़ा सा जगह को शांत रखिएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज का मिनिमम वैल्यू प्रोटॉन के चार्ज के बराबर रहेगा, एग्री। बट यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू है, एक क्वेश्चन 2 पॉइंट ऑफ व्यू के लिए दिया हूँ, क्वेश्चन तो बहुत आसान लग रहा है, कोई ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू प्रोटॉन से ज़्यादा रहेगा और फिर भी पूछा जाएगा कि कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और जिसका एन का वैल्यू फ्रैक्शन में आना स्टार्ट हो गया मतलब पैसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि एन का वैल्यू फ्रैक्शन में रहेगा या इंटीग्रल रहना चाहिए। यहाँ तो खैर ये डायरेक्ट आंसर दिख रहा था क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू प्रोटॉन से भी छोटा हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट इसमें क्वेश्चन को सारे चार्ज को, अब इसमें एक और क्वेश्चन कैसे क्या चेक किया जाएगा, क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट अगर चेक करना रहेगा तो मैं 4 चार्ज पार्टिकल दूंगा और हर चार्ज पार्टिकल का प्रोटॉन से चार्ज बड़ा रहेगा, और तब पूछेंगे कि इसमें कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालेंगे जिसमें एन का वैल्यू ऑलमोस्ट इंटीग्रल आ रहा है, पॉसिबल है, बट अगर फ्रैक्शन में आ गया मतलब पॉसिबल नहीं है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्री। 1/, करेंगे फ्रैक्शन में नहीं आएगा। यहाँ देखिए, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, मुझे भी मौका दिया जाए, ठीक है ना। 1 पे कितना शून्य रहेगा? 19। तो 1/1 करेंगे तो डिवाइड करने के बाद कुछ वैल्यू मिलेगा, वैल्यू आगे मिलते मिलते एक जगह पे आके मोटा मोटी रुक जाएगा, राइट। और उसको इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रल में ही नजर आएगा। किस में नजर आएगा? इंटीग्रल में। सिर्फ ए डिवीजन देख रहे हैं या इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे? तो ये इतना बड़ा वैल्यू 0 है कि मल्टीप्लाई करके उसको इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेगा, एग्री। एनीवे, और लास्टली एक चीज़ पढ़ाना था कि चार्ज इज व्हाट? क्वांटाइज्ड।
किसमें? हाँ, उसमें रीजन ये लिखना है कि सी क्यों करेक्ट हुआ, क्योंकि किसी भी चार्ज पार्टिकल का सबसे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट क्या होता है? प्रोटॉन के चार्ज के बराबर। बट वो जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज था उसका अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोटॉन से भी छोटा था। इज इट पॉसिबल? दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन। ओके, अब यहां देखिए स्टूडेंट, पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का इलेक्ट्रोस्टेट, गॉस लॉ, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, जहां तक जा सकते हैं, उसमें सबसे बड़ा फार्मूला देखिए मैंने क्या लिखा, कूलम्ब्स। प्लीज़ किसी का ऑडियो डिस्टर्ब है, अगर आसपास में नॉइज हो रहा है बंद कीजिए, म्यूट कर दीजिए। यहाँ देखिए स्टूडेंट, पूरे इलेक्ट्रोस्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला कूलम्ब्स लॉ का है। जितना भी स्टोरी शुरू होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, कुछ भी हो, मेरा यहाँ से ही स्टार्ट होगा। इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट, कूलम्ब्स लॉ किसके लिए डिफाइन किया गया है? वेरी गुड, चार्ज पार्टिकल के लिए, नॉट कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी के लिए। किसके लिए? चार्ज पार्टिकल के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए? पॉइंट चार्ज। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक बॉडी हो, उस पर चार्ज चारों तरफ उस बॉडी के सरफेस पे फैला हुआ हो, राइट? तो क्या ये पॉइंट चार्ज है? नहीं है, इसलिए कूलम्ब्स लॉ। लेकिन फिर भी वहां पे इस जगह पे मुझे मैंने बोला कि कूलम्ब्स लॉ, पहला पॉइंट लिखिए, मैं जो बोल रहा था उसको मैं लिखवाता हूं पहले। कूलम्ब्स लॉ फॉर पॉइंट चार्ज पार्टिकल। कूलम्ब्स लॉ फॉर व्हाट? पॉइंट चार्ज पार्टिकल। और कूलम्ब्स लॉ क्या है? यहां देखिए, कोई दो चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2, मुझे नहीं पता है कि ये लाइक चार्ज पार्टिकल है या अनलाइक चार्ज पार्टिकल है, वो बाद में समझेंगे, ठीक है स्टूडेंट? इसके बीच का डिस्टेंस r है। तो कूलम्ब्स लॉ में क्या बोला गया है कि किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। क्योंकि आप मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हो, क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज? मैग्नीट्यूड का बात करें तो यहाँ पे क्या लेंगे? पहला पॉइंट, इसका मतलब है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन दोनों को अगर मिला देते हैं एक साथ, तब क्या लिखिएगा? सर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डायरेक्टली, यहाँ पे दिस वन, एक साथ दोनों को मिलाइएगा तो यही नजर आएगा ना। क्या ऐसे लिख सकते हैं? चलिए, एक के क्या है, यहां तक लिख लीजिए। लिखिए के, लिखिए पहले जो मैं लिख पा रहा हूं, के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और जैसे ही अगर मैं कहीं पे बात बोलता हूँ कि दिस क्वांटिटी इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसका मतलब वो क्वांटिटी
चार्ज पे और डिस्टेंस पे डिपेंड, कुछ अदर फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एग्री? और k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? और इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब सर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है? तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को समझने के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इसको बहुत बढ़िया से कैपेसिटर में ऑटोमेटिक में पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अभी जानिए कि ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एग्री? चलिए स्टूडेंट, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे सिस्टमेटिक लिखते चलना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां तक आ गए? ओके। अब यहां पे यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? एसआई सिस्टम है। व्हाट द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट? तो सर इस यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट के लिए हम लोग एक काम तो कर सकते हैं ना, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर इंटू 4 पाई। पाई का तो कोई यूनिट है नहीं, सॉरी, इसको यहाँ ले आएंगे तो एक्चुअल में 1/, यहाँ पे निकाल लीजिए। तो इसका यूनिट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? यूनिट ऑफ Q1 Q2 बाई 4 पाई एफ आर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा सर? कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर के पावर -2, राइट? तो भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा? अब 1 मैं कंबाइंड सिर्फ इसका पूछ रहा हूँ, तो इसका वैल्यू आज के बाद हम लोग रट जाएंगे। 9 इंटू, ऐसा ही सिस्टम में 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया और इसको इधर रखा तो ये इधर चला जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा? पर कूलम स्क्वायर। ये रट जाएंगे आज के बाद, बहुत बार रिक्वायरमेंट होगा। अच्छा ये रट गए तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड। कैसे? तो सर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालने के लिए इतना काम कर लेंगे, 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। एग्री ना? कितना वैल्यू होगा? HC वर्मा में कैलकुलेट कर 8.85 10 टू पावर। वेरी गुड। इसको और इसको दोनों को रट जाइए, बहुत फ़ायदा हो जाएगा। कितना था नहीं, मैंने एक मिनट, कितना था का बात नहीं है, मैंने दिस इक्वल टू दिस कर दिया तो उसके बाद का काम आपका रह गया कि यहाँ से एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होगा, राइट? यहाँ से निकल जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मेरा थ्योरी बहुत तोड़ तोड़ कर चलता है, बट यकीन कीजिए कि इस पर क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा बनेगा, इसलिए एक छोटा छोटा बात को समझते रहिएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इसमें पहला पॉइंट अब लिखिए, अभिज्ञान, कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज पार्टिकल। इसको 5 स्टार लगा दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। कूलम चार्ज इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज पार्टिकल, राइट? आप समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? क्या समझे? अब एक मिनट, ये बात समझ में आ गया है कि कूलम्स लॉ वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज पार्टिकल।
स्टूडेंट 1/ε0 का यूनिट क्या है? अब बताइए यहाँ से ε0 का यूनिट आप निकाल पाएंगे? राइट? चलिए, वेरी गुड। मैं यूनिट बोला हूँ, नॉट डायमेंशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मैंने डायमेंशन नहीं बोला है, क्या बोला है? यूनिट। अब देखिए स्टूडेंट, एक्चुअल में होता क्या है ना कि हम लोग चीज़ों को बोलते हैं हेलो हेलो, हाँ अच्छा, मैं आपको कॉल करता हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद आपको कॉल कर लेता हूँ, मैं क्लास में हूँ। ठीक है यहाँ देखिए, तो ठीक है स्टूडेंट कि मेरे पास अगर आप चीज़ों को समझिएगा, अगर 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल है, जैसे ही 1 मिनट यहाँ देखना है, जैसे ही पॉइंट चार्ज बोल दिए तो पॉइंट में कोई डायमेंशन नहीं है, राइट? एग्री? तो वेल एंड गुड। तो यहाँ पे सर कूलम फोर्स का फार्मूला कूलम्स लॉ लगा सकते हैं, कर लेंगे। F = 1/4πε0। सर कोई भी समस्या नहीं है। देखिए तो मैंने सही लिखा? नहीं सही लिखा भाई। अलजेब्रिक क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखेंगे, नहीं मैग्नीट्यूड तो इधर भी क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड। मुझे नहीं पता ना Q1 Q2 क्या है, पहला बात, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। अब स्टूडेंट इज इट कंपलसरी कि अब ये खास करके अभिज्ञान के लिए, क्योंकि आप क्वेश्चन बोले कि सर वो वाला नहीं समझा। इज इट कंपलसरी कि जितना भी चार्ज रहेगा वो पॉइंट के फॉर्म में रहेगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एक बॉडी हो आर्बिट्रेरी शेप का, राइट? एग्री? जिसपे अभी क्या ये बॉडी क्या पॉइंट है, या इस बॉडी के सरफेस पे कंटिन्यूसली, इसका मतलब इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसका? दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ पॉइंट चार्ज, दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ पॉइंट चार्ज, राइट? अब यहाँ पे ये भी नहीं यूज कर सकते हैं कि सर बढ़िया काम कर लेते हैं, सेंटर ऑफ मास पे सारा चार्ज को इमेजिन करेंगे, जस्ट लाइक सारा मास को सेंटर ऑफ मास पे देखते हैं, वो काम भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे Q1 है, चीज़ों को समझना है स्टूडेंट। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, जस्ट एक समझाने का तरीका सोचा, ओके? और 2 चार्ज बॉडी है जस्ट। अब भाई एक मिनट, ए पार्ट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो टॉपिक मैं स्टार्ट किया हूँ वो मेरा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मन से पढ़ाता हूँ और बहुत हाई लेवल तक पढ़ाता हूँ, सुपरफिशियल नहीं। अब ये 2 कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी है, तो ये क्या हो सकता है सर? ये रिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, ये डिस्क भी हो सकता है, ये रॉड भी हो सकता है, ये हॉलो स्फीयर भी हो सकता है, मतलब ये तो आर्बिट्रेरी शेप ले लिया, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे जो भी चार्ज है, इज इट दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉइंट चार्ज? नो। तब इन दोनों के बीच में मैं अब इन दोनों के लाइक चार्ज पार्टिकल या लाइक चार्ज बॉडी के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। रिपल्सन, इसका मतलब इस चार्ज बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है और इस चार्ज बॉडी पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? इतना तो पक्का है कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। देखिए ये सब लोग को पता है, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा, मेरा क्वेश्चन है कि इन दोनों के बीच में भाई फोर्स ऑफ रिपल्सन कैसे निकालिएगा? क्या यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई हो पाएगा जो यहाँ पे कर दिए? इसमें सब लोग बोल रहे हैं एक लाइन से हाँ में हाँ कि हाँ सर रिपेल करेगा, मैं भी उसमें हाँ में हाँ कर रहा हूँ, रिपेल करेगा। तो ये फार्मूला यहाँ पे वैलिड है या नहीं है?
यस, अब फिर भी मुझे फोर्स, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए आज के क्लास में। ये फार्मूला यहाँ पे वैलिड नहीं है, अब फिर भी मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है। हाउ कैन वी फाइंड आउट? एक मिनट, एक स्टूडेंट ने बहुत बढ़िया बात बोला, सर एक टोटल चार्ज है Q1, उसको तोड़ देंगे डी क्यू डी क्यू डी क्यू। वेरी गुड। क्या करेंगे? कंटिन्यूअस मास m रिजिड बॉडी का, तो उसको dm dm में तोड़ते हैं ना। और dm क्या है? dm जस्ट वी हैव लाइक पॉइंट मास। वैसे ही इन दोनों के बीच में मुझे फार्मूला, इन दोनों के बीच में अगर फोर्स निकालना रहेगा तो मैं क्या करूँगा? इसका क्या लूँगा? Q1 लूँगा या dq लूँगा? dq। और पहले dq और इसका dq सोचेंगे, दोनों का क्या क्या लेंगे? dq एंड dq। इसका बोलेंगे dq1 और इसका बोलेंगे dq2, राइट। तो सर dq1, तो dq1 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भाई मुझे दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फार्मूला के लिए एक ही फार्मूला दिया गया है। अब बोला गया है कि जो भी काम करना है यहाँ से यहाँ स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ से ही। यस, इसी को अप्लाई करना है। सारा दुनिया यहाँ से यहाँ स्टार्ट होगा। जितना भी पूरा चैप्टर इसके आसपास घूमेगा, ये 5 स्टार 7 स्टार फार्मूला हो गया। जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है, दिस एंड दैट, सब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग सिर्फ एक लाइन में देते तो फार्मूला आसान है। इतना आसान है। कूलम्स कितना मेहनत करके फार्मूला दिए हैं। अब फार्मूला में एक छोटा सा पॉइंट लिख दिए और उसके बाद बाकी आप पे छोड़ दिए हैं। इसका मतलब है कि इसी फार्मूला का यूज करके इसके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन या अट्रैक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? इस Q1 को d³ में तोड़ना पड़ेगा और इसका dq, और दोनों के बीच हम लोग, सर dq और dq के बीच जो फोर्स रहेगा वो तो बहुत छोटा फोर्स रहेगा, एग्री, df रहेगा। बाद में क्या करेंगे? जोड़ देंगे, नहीं? तब इसका मतलब है कि कूलम्स लॉ का यूज कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी पे भी कर सकते हैं, लेकिन जब कंटिन्यू, एक मिनट लेट मी फिनिश। कंटिन्यूअस इसको लिखना नहीं है, जस्ट इस प्रॉब्लम में आपको समझ में आएगा। जस्ट मैंने समझाया कि कूलम्स लॉ वैलिड था किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। बट इसका एप्लीकेशन हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज पे भी करेंगे। बट वहाँ पे जब स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन, तब क्या करना पड़ेगा? तब वहाँ पे dq से स्टार्ट करना पड़ेगा। कितना से स्टार्ट करना पड़ेगा? dq से। और dq से फोर्स जो का मैग्नीट्यूड जो निकलेगा वो क्या रहेगा? f या df। और उसके बाद यहाँ का dq, यहाँ का, और उन दोनों को क्या करेंगे? एक सूटेबल इंटीग्रेशन, df df df। यस, तो इनफाइनाइट df को जोड़ देंगे तो f मिल जाएगा, एग्री। इसका मतलब कूलम्स लॉ कैन ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी। बट स्टार्टिंग कहाँ से करना है? q से कंटिन्यूअस चार्ज का, या dq स्टार्ट करेंगे, तोड़ेंगे चार्ज को। और dq में क्यों कन्वर्ट करेंगे? कि सर मैंने पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल था, राइट। और फिर इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। आप लोग समझे स्टूडेंट? इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स निकालना है उसके लिए हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? dq1 से, और इसका कहाँ से? dq2 से। चलिए यहाँ देखिए, अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। Q1 Q2 जो भी बोलते रहेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उससे मैं इरोडो का बड़ा बड़ा प्रॉब्लम, आज जो एक छोटा सा पॉइंट बोले जा रहा हूँ यहाँ पे, आपको लगेगा सर ये तो पहले से पता है, बट उससे मैं इरोडो का बड़ा प्रॉब्लम 2 लाइन में सॉल्व कर दूंगा। उस बात से सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव, ये दोनों निगेटिव, एग्री। तो बोलिए लाइक चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या होगा स्टूडेंट? यस, तो इस पे किसने फोर्स लगाया? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, एग्री। तो इस पे कौन फोर्स लगाएगा?
फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, राइट। और आप लोगों में से सब लोग जानते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जितना बड़ा फोर्स लगाता है, कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जितना बड़ा फोर्स लगाता है, दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी पे उतना ही बड़ा फोर्स लगाता है, लेकिन डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट। डायरेक्शन इज व्हाट? इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि कूलम्स फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता है? करता है ना। इसका मतलब है कि अगर इसको एक्शन बोलिएगा तो ये क्या हो जाएगा? लिख लीजिए। चलिए अब 1 मिनट रुकिएगा। यहां तक समझ में आ गया? अब इसका देखिए प्रॉब्लम में क्या एप्लीकेशन होता है। बहुत सारा प्रॉब्लम में एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन ऐसा सेट करेगा, खासकर एक 2-4 क्वेश्चन हीरो में या एक्सी में है, जिसमें फोर्स निकालना रहेगा 2 पे। किस पे? 2 पे। किसके वजह से? 1 के वजह से। लेकिन अगर 2 पे फोर्स निकाल रहे हैं ड्यू टू 1, तो वो सॉल्यूशन चला जाएगा 2 पेज में। कितना पेज में? लेकिन अगर उसी चीज को क्वेश्चन पूछेगा वो फाइंड आउट द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, एग्री? बट अगर 2 पे निकालने जाएंगे तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि हो सकता है कि इट माइट भी ऐसा हो कि सॉल्यूशन चला जाए 2 पेज में। लेकिन ये मैं जानता हूं कि अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि फाइंड आउट द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो इस तरीके से सूटेबल बैठ जाता है कि इसका सॉल्यूशन 3 लाइन में आ जाएगा। लेकिन एग्जामिनर ने क्या पूछा? फाइंड आउट द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। बट इस पे निकालेंगे तो लेंदी होगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। और इस पे आसान है, तो हम लोग थोड़ा स्मार्टली काम करेंगे, हम लोग इस पे फोर्स निकाल लेंगे, राइट। और ये फोर्स निकालकर फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ का यूज कर लेंगे कि F12 और F21 का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन जस्ट। इसका मतलब है कि इसमें ए रिलेशन रहेगा, एग्री? तो इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं यूज करूंगा, ठीक है। HCB में यहाँ देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक में 75 प्रॉब्लम है, उसमें 33 प्रॉब्लम फर्स्ट सिर्फ कूलम्स लॉ पे है। इसका मतलब एक पे कितना कितना घुमा कर क्वेश्चन आ सकता है, और इतना बढ़िया कलेक्शन है, बहुत बढ़िया कलेक्शन है। इसलिए इस फार्मूला को पहले समझना पड़ेगा। और अगर यहाँ देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया? Q1 ग्रेटर देन 0, Q2 लेस देन 0, या Q1 लेस देन 0, Q2 ग्रेटर देन 0, तब क्या होगा? रिपल्सन या अट्रैक्शन? एग्री? और ये भी क्या है? एक्शन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। आज के बाद किसी भी 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच में, ये स्टेटमेंट में पॉइंट चार्ज पार्टिकल दे रहा हूँ, किसके लिए दे रहा हूँ? नॉट कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी के लिए। किसी भी 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच में जो कूलम फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट, वो फोर्स ऑलवेज उन दोनों चार्ज, मैं इसको लिखवा दूंगा, उन दोनों चार्ज पार्टिकल को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलॉन्ग ही होता है, एग्री? अब उसमें हो ये सकता है कि या तो अवे रहेगा और नहीं तो टुवार्ड्स रहेगा। अगर रिपल्सन हुआ तो उस लाइन पे एक दूसरे से दूर जाएगा, और अगर रिपल्सन हुआ, अट्रैक्शन हुआ, तो एक दूसरे के पास आएगा। बट इसका भी तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन एक लाइन लिख लीजिएगा। फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल, फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल force between 2 charge particle always along the line
मैं टुवार्ड्स अभी नहीं बोल रहा हूँ, इसमें दोनों आ जाएगा, ठीक है। ऑलवेज अलोंग द लाइन, कौन सा लाइन, ज्वाइनिंग दिस टू चार्ज पार्टिकल, ज्वाइनिंग दिस टू चार्ज पार्टिकल, एग्री। यहां तक समझ में आ गया। देखिए ऑनलाइन का क्लास अगर लेते भी रहेंगे तो आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, मैं बहुत आराम से ऑनलाइन में क्लास में चलूँगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत फटाफट कवर नहीं करेंगे, सब कुछ समझाते हुए। क्योंकि अगर ये फार्मूला में सबको समझा पाया तो पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स अगला 5 चैप्टर में समझा पाऊँगा। ये है .1 और ये है .2, एग्री। बोलिए इसको क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? सर इसको ऐसे पढ़ते हैं, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। और अगर एरो ऐसे कर दिए तो इसको क्या पढ़िएगा, इसका मतलब है किसी का पोजीशन किसी के रेस्पेक्ट में बताने के लिए ऐसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। तो इसमें किसका पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में, हम लोग कहाँ से किसको देख रहे हैं, 1 से 2 को देख रहे हैं, राइट। ये तो डे टू डे लाइफ में करते हैं ना, आप तिनियाली में खड़ा हैं और कोई पूछा कॉमर्स कॉलेज किधर है, वेक्टर में आपको बताया भी है, राइट। तो ऐसे थोड़ी बोलेगा कॉमर्स कॉलेज इधर है, बताओ उधर है, बताओ हाथ इधर किए हुए हैं, ऐसे बोले ना कॉमर्स कॉलेज इधर है, राइट। पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, तो 2 का पोजीशन बताने के लिए उस टाइम में ओरिजिन का काम 1 कर रहा है, राइट। चलिए अब मुझे ये बताइए कि R12 और R21 का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, इक्वल टू क्या R लिख सकते हैं? यहां तक न्यू या ओल्ड स्टूडेंट किसी को तकलीफ? वेरी गुड। यूनिट वेक्टर का क्या डिफिनेशन था? अब ओल्ड बैच का स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, न्यू बैच का स्टूडेंट यूनिट वेक्टर का डिफिनेशन मुझे बता दें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट वेक्टर। क्योंकि आप लोग को वेक्टर का लेक्चर में मैग्नीट्यूड 1 एक किसका डिफिनेशन है? आप लोग मेरा वेक्टर का लेक्चर फॉलो किए हैं, मैं भेजा था क्या? वेक्टर का लेक्चर फॉलो किए हैं तो सही से नहीं फॉलो किए हैं। यहाँ देखिए v इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड आई, यहाँ पे v का मैग्नीट्यूड कितना, क्या इस v को यूनिट वेक्टर बोलेंगे? किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, बट यूनिट वेक्टर यूनिटलेस होता है, राइट। तो इसका मतलब है आज पर ये नहीं बोलना है कि यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1, पूरा बात बोलना है वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 और यूनिटलेस। और यूनिट वेक्टर किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है? सर यूनिट वेक्टर हर वेक्टर के डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इतना बढ़िया से तो वीडियो में पढ़ाते हुए बोला गया है, राइट। एनीवे, तो एक्चुअल में मुझे चाहिए ये यूनिट वेक्टर किसका, R21 का। किस वेक्टर का? मुझे इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो क्या लिखे स्टूडेंट? सर ए लिखिए, और इसका लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे? इसका मतलब जब भी मुझे इसका रिक्वायरमेंट रहेगा आप मुझे इस बोल सकते हैं, राइट। ओके चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक स्टूडेंट बोल रहे हैं सर यूनिट वेक्टर में कैप दीजिए। कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, बट एक ट्रेंड चल रहा है, मेरा मन है मैं एरो दूंगा, ये भी चलेगा। अब कैप बोल रहे तो कैप भी दे देंगे, बट ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, कहीं पे लिखा हुआ है कि कैप ही देना है।
चलिए 1 मिनट, यहाँ तक वो समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? अब बहुत आसान भाषा में, मैं कल ही एक स्टूडेंट से, कल कोई एडमिशन लेने के लिए आए थे, तो मैं बोला कि उनके पेरेंट्स बोले कि इनसे कुछ पूछिए, तो मैं बोला वेक्टर का डेफिनेशन बताओ। तो आप लोग बताइए, वेक्टर, किसी वेक्टर को लिखने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए आपको? एक मिनट रुकिए। अब आपने क्या लो बोला? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया। डायरेक्शन के लिए क्या लिखेंगे? तो डायरेक्शन बताने के लिए रिप्रेजेंटेटिव है यूनिट वेक्टर, राइट? क्या इसके लिए ए लिख सकते हैं ऐसे? मैग्नीट्यूड भी लिख दिया और उसका डायरेक्शन भी बता दिया। इतना बात अब सबको समझ में आता है? चलिए, होता है तूफान आने से पहले का शांति है। आप लोग सोच रहे हैं कि अच्छा है तो सर अभी कितना बढ़िया लग रहा है, नहीं एकदम तो कुछ है ही नहीं। आप लोग को मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट एक्चुअल में इसमें बहुत क्वेश्चन लेने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि फार्मूला को सब लोग समझ लें। मैंने क्या लिखा? मैं जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने एक केस लिया, Q1 ग्रेटर देन 0 और Q2 लेस देन 0, राइट? और मुझे ए निकालना है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। एग्री स्टूडेंट? किस पे क्या निकालना है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, करेक्ट? अब बताइए, फॉर दिस केस रिपल्सन या अट्रैक्शन? दिस वन। इसका मतलब है स्टूडेंट कि फोर्स का डायरेक्शन टुवार्ड्स Q2 है। यहां देखना है फोर्स का डायरेक्शन किसके तरफ है? Q2 की तरफ है, राइट? तो इसके लिए क्या ए लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड। ए मैंने क्या लिख दिया? मैग्नीट्यूड। और इस तरफ का डायरेक्शन बताने के लिए, तो फोर्स का डायरेक्शन यहाँ देखिए, और R21 का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन और किसी भी दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होने के लिए, वेक्टर में पढ़ाया था, किसी भी दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों का यूनिट वेक्टर सेम। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन और इस वेक्टर का डायरेक्शन डिफरेंट है या सेम है? सेम है ना? ये तो जस्ट इस लाइन पे नहीं दिखा है, या इस लाइन पे भी आप दिखा सकते हैं, जैसे इसी लाइन पे दिखा दे थोड़ा लेंदी लगता है। तो क्या इसको R21 लिख सकते हैं? इसका मतलब है कि इसका डायरेक्शन बताने के लिए क्या हम लोग इसका यूनिट वेक्टर का यूज कर सकते हैं? मुझे तो बस उसका डायरेक्शन बताने से मतलब था। किसका किस पे फोर्स निकाल रहे हैं? पढ़िए, इसको ऐसे पढ़ते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इस केस के लिए निकाल रहे हैं, राइट? तो इस केस के लिए रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा? और अट्रैक्शन में फोर्स एक दूसरे से दूर जाएगा या टुवार्ड्स आएगा? टुवार्ड्स आएगा। तो टुवार्ड्स के लिए ऐसे दिखा रहे हैं। और यहाँ देखिए, इस फोर्स का डायरेक्शन और R21 का डायरेक्शन डिफरेंट या सेम? अभी जस्ट तो बताए थे R21 का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 तो ऐसे ही रहेगा ना। और F12 इस केस में डिफरेंट है या सेम है? इसका मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड तो मैंने लिख दिया, इसका डायरेक्शन के लिए क्या ऐसे लिख सकते हैं? करेक्ट? चलिए स्टूडेंट, मुझे इस मॉडुलस को हटाना है।
विदाउट चेंजिंग द मेन सेंस, विदाउट चेंजिंग द व्हाट। तो कैसे करेंगे? मॉडुलस के अंदर का जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है? और फिर भी मॉडुलस को हटा देना है, बट मेन सेंस मतलब ये अगर पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव रखते हुए मॉडुलस हटाना है। क्या करना चाहिए? तो आप लोगों को मैथमेटिक्स में फंक्शन में पढ़ाया जा रहा होगा कि मॉडुलस के अंदर का क्वांटिटी अगर निगेटिव है तो अगर मॉडुलस हटाना है तो उसमें निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो पॉजिटिव बना रहे, राइट? तो क्या इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, मॉडुलस हटाने से पहले Q1 Q2, एग्री? अभी भी ए ब्रैकेट मेरा मैग्नीट्यूड ही है, एग्री है या नहीं है? या किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अब सर मैग्नीट्यूड नेवर भी निगेटिव? ए ब्रैकेट अभी भी पॉजिटिव है। एनीवन, किसी को प्रॉब्लम? ओके, क्योंकि यहाँ पे Q1 Q2 का प्रोडक्ट निगेटिव और निगेटिव बिकम्स व्हाट? पॉजिटिव। अब एक काम कीजिए, इसको अगर हम लोग यहाँ पे डाल दें, F12 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी फार्मूला को जो वहाँ तक आए हैं उस माइनस को वहाँ पे लिखकर ऐसे लिख सकते हैं RQ। बोलिए मैंने RQ क्यों लिख दिया सर? यहाँ पे R स्क्वायर और इसका यस, तो RQ इंटू R बिकम्स व्हाट? RQ। अच्छा, इसके बदले R12 लिख सकते हैं। वन बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अब इस फार्मूला में Q1 Q2 क्या है सर? अलजेब्राइक क्वांटिटी, राइट? कौन सा क्वांटिटी? अलजेब्राइक क्वांटिटी। तो अब यहाँ पे कोरिलेशन देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। इसको क्या R12 का Q लिख दे तो कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 2, यहाँ भी क्या 1 2 और यहाँ भी क्या है? ये हो गया आपका कंप्लीट फार्मूला ऑफ कूलम्स लॉ। तो सर ये किसके लिए? अट्रैक्शन चार्ज, अनलाइक चार्ज पार्टिकल के लिए, लाइक चार्ज पार्टिकल के लिए। तो मेरा कहना इस फार्मूला का इतना पावर है, इस फार्मूला में Q1 Q2 का, एक मिनट, Q1 Q2 का अलजेब्रिकली वैल्यू पुट करना है। अरे फार्मूला अपने आप में आपको सब कुछ दे देगा, मैग्नीट्यूड भी दे देगा और डायरेक्शन भी दे देगा, एग्री? क्योंकि वहाँ से डिराइव करके यहाँ पे लाए हैं, करेक्ट? दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फार्मूला। ये फार्मूला अगर डायरेक्ट लगाते हैं और हम लोग डायमेंशनली करेक्ट भी हैं। देखिए डायमेंशन क्या था कि कूलम्ब फोर्स का मैग्नीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मीटर स्क्वायर, राइट? R स्क्वायर। तो यह भी ये Q है, ये R है, मीटर Q, मीटर कैंसिल होकर मीटर स्क्वायर ही तो बचता है। डायमेंशनली करेक्ट भी है, राइट? तो ये फार्मूला सिर्फ अट्रैक्शन के लिए है, रिपल्सन के लिए है, या हर सिचुएशन के लिए वैलिड है? दिस फार्मूला वैलिड फॉर ऑल सिचुएशन। लिखिए, दिस फार्मूला वैलिड फॉर ऑल सिचुएशन। इसका मतलब स्टूडेंट अगर यहाँ आज के बाद F21 लिखना रहेगा तो डायरेक्टली आप इसका यूज कर सकते हैं ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई व्हाट? R21 का Q R21। ये अगर लिखते हैं तो एक साथ आपको मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा और डायरेक्शन भी मिल जाएगा, एग्री? अगर फोर्स ऑन A ड्यू टू B लिखना रहेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे AB है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? AB।
और यहाँ भी क्या लिखेंगे, ए बी। किसी को प्रॉब्लम? अब लिखिए कूलम्स लॉ इन कार्टेशियन फॉर्म, कूलम्स लॉ इन कार्टेशियन फॉर्म। यहां तो हो गया ना? मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा चार्ज पार्टिकल Q1 है और इसका पोजीशन वेक्टर है R1। क्या है स्टूडेंट? R1। और एक चार्ज पार्टिकल Q2 है जिसका पोजीशन वेक्टर है R2। और ऑब्वियसली अगर इसका कार्टेशियन सिस्टम में काम कर रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट भी रहेगा x2 y2 z2, राइट? और इसका भी कोऑर्डिनेट रहेगा ना, x1। यहाँ तक आप लोग को बोर्ड नज़र आ रहा है? ठीक है, तो बोलिए। और मुझे नहीं पता है Q1 Q2 का साइन क्या है, क्योंकि फार्मूला वैलिड फॉर ऑल सिचुएशन, अब केस को डिवाइड करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? लेकिन इन दोनों को जो भी फोर्स रहेगा वो किस लाइन के अलॉन्ग रहेगा? सर, दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑलवेज उन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन के अलॉन्ग ही रहेगा, राइट? इस लाइन के अलॉन्ग रहेगा। अगर रिपल्सन रहेगा तो एक दूसरे से दूर जाएगा, अट्रैक्शन रहेगा तो एक दूसरे के पास आएगा। तो अगर फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू के लिए क्या लिखेंगे बोलिए? अब आप लोग का टाइम आ रहा है। वेरी गुड। R1 2 के लिए क्या R1 माइनस R2 लिख सकते हैं? और R1 के लिए x1i, आप लोग को बोले थे ना कि इलेक्ट्रोस्टैट में वेक्टर का बहुत यूज होगा, न्यू बैच। क्या R1 के लिए हम लोग कार्टेशियन सिस्टम ऐसे लिख सकते हैं x1i प्लस y1j प्लस z1 के x2i प्लस y2j प्लस z2 के। एग्री? अच्छा, यहाँ पे अगर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 रहता तब क्या हो जाता? यहाँ पे R2 रहता, यहाँ पे R1 रहता, राइट? इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? एक काम कीजिए, थोड़ा फार्मूला सही लगने के लिए 2 1 2 तो समझ ही लिए हैं। x2 माइनस x1, एग्री? y2 माइनस y1। देखते रहिएगा मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। यहाँ तक सही है? I को I के साथ कर दिए, J को J के साथ कर दिया और K को K के साथ कर दिया, राइट? अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है आपको वेक्टर में पता ही होगा। कार्टेशियन सिस्टम में वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखे थे ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, राइट? तो इसका मैग्नीट्यूड के लिए क्या ऐसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और z2 माइनस z1 का स्क्वायर। एग्री? अब थोड़ा आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं।
एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किए थे। अब R21 का मैग्नीट्यूड का Q के लिए ए लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर z2 माइनस z1 का स्क्वायर आके पावर 3/2। अब बोलेंगे ही नहीं। इसका क्यू करेंगे तो ही रहेगा ना 3/2। चलिए यहाँ तक आइए। कूलम्स लॉ में ही आपसे पूछा जाएगा। कूलम्स लॉ बहुत वास्ट चीज़ है, ऐसे पूछ लिया जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का एक्स कंपोनेंट क्या पूछ लिया जाएगा? एक्स कंपोनेंट। एग्री? तो एक्स कंपोनेंट पूछा जाएगा, इसका मतलब कार्टेशियन सिस्टम में काम करना पड़ेगा। तो किसी भी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट का मतलब आई के कोफिशिएंट प्लस आई का कोफिशिएंट, राइट? तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले के यूज करें? थोड़ा शॉर्ट लगेगा, आप लोग समझ जाएंगे ना कि यहाँ पे ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। यस। एक किसका क्वेश्चन है? एक मिनट। यहाँ तक समझ में आया? बाई इक्वल टू अगर रूट एक्स है तो रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर हाफ। अब मैं बोलूँगा दोनों तरफ क्यू कीजिए। क्या कीजिए? क्यू। तो यहाँ पे क्यू कीजिएगा तो यहाँ भी तो क्यू करना पड़ेगा। तो क्यू करेंगे तो क्या लिखिएगा? ये इतना आसान था। ये आर इक्वल टू लिखे हुए थे ना, आर इक्वल टू रूट में था, राइट? इसका मतलब इसको रूट को अगर हटा देता हाफ रहेगा, तो क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 3/2। ओके, चलिए। और R21 के लिए क्या डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कार्टेशियन सिस्टम में? अभी तो दिखाए थे। अब हाँ ना कुछ नहीं बोलेंगे जब बोलने का टाइम आ रहा है। मैं आप लोग को टॉन्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मतलब अब आपको सपोर्ट का चाहिए। पहला 1 आवर सब आपका सपोर्ट का रिक्वायरमेंट था, वो जनरल बात था, सब लोग को पता है, राइट? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? चलिए, इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? x2 माइनस x1। आई कब क्यों भाई? उसी का तो कोफिशिएंट लिए हैं, उसको छोड़कर। ये आपके शॉर्ट नोट्स में रहेगा, ठीक है? अब आप एक काम करें, इसका बाई कंपोनेंट भी लिखें और जेड कंपोनेंट भी लिखें। तो हम लोग कूलम्स लॉ को कार्टेशियन सिस्टम में क्यों रिप्रेजेंट किए, बता सकते हैं? पहला रिक्वायरमेंट यहाँ देखिए, पहला रिक्वायरमेंट तो ये है कि सर दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स का अगर एक्स कंपोनेंट और बाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, तब तो कार्टेशियन सिस्टम में ही हम लोग को सॉल्व करने आना पड़ेगा, राइट? इज इट कंपलसरी कि कूलम्स लॉ में ऑलवेज दो चार्ज पार्टिकल में मैग्नीट्यूड ही पूछा जाएगा? उसका मैग्नीट्यूड का एक्स कंपोनेंट भी तो पूछा जा सकता है, राइट?
और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि पैरेललोग्राम लॉ का ड्रॉबैक क्या था, उसमें एट ए टाइम वेक्टर में जा रहा हूँ मैं। वेक्टर सब लोग ओल्ड बैच के स्टूडेंट भी अगर रिवीजन कर लीजिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। पैरेललोग्राम का ड्रॉबैक था कि एट ए टाइम 2 ही वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, राइट। और एक ही बार 10 वेक्टर को ऐड करना है, तो सबसे बेस्ट किसको फॉलो करना रहेगा? यस। अब मान लेते हैं यस Q1 Q2 चीज़ों को समझिएगा। एक एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ कि इसका लाभ आपको कहाँ मिलेगा। लग रहा होगा ना सर इतना लेंथी है, ऐसा तो हो ठीक नहीं लग रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो मान लेते हैं Q4 Q5, एग्री? कितना चार्ज पार्टिकल है? 5। यहाँ तो 5 ही दिए हैं, बट HC वर्मा में एक प्रॉब्लम है जिसमें एक क्यूब के कॉर्नर पे, क्यूब में कितना कॉर्नर होता है? 8, राइट। अब तब पूछा जाएगा कि इस पे फोर्स निकालना है इन 7 के कारण। किसके कारण? इसको नाम 1 दे दीजिए, A B C D E F G H। G पे फोर्स निकालना है। 1 मिनट, इसको लिखना नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं ले रहे हैं, अभी बनेगा भी नहीं। इस पे फोर्स निकालना है बाकी 7 चार्ज पार्टिकल की वजह से। तो ए भी फोर्स लगाएगा, ए भी लगाएगा, ए भी लगाएगा, तो कितना फोर्स हो जाएगा? 7। इज इट पॉसिबल कि 7 को पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व करेंगे? तो बेस्ट किससे सॉल्व करेंगे? कार्टेशियन सिस्टम। पॉलीगॉन्स लॉ नहीं, कार्टेशियन सिस्टम से, राइट। तब ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा, एग्री। इसका मतलब इस टाइप का सिचुएशन जहाँ मिलेगा तो वहाँ पे हम लोग को ये सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम, हम लोग बचा कर निकाल देगा, एग्री। एनीवे, चलिए मान लेते हैं कि मेरा वन ऑफ द चार्ज पार्टिकल अगर इफ़ वी आर वेरी लकी तो वन ऑफ द चार्ज पार्टिकल अगर ओरिजिन पे हो जाए Q1 और दूसरा Q2 कहीं और रहे जिसका कोऑर्डिनेट x y z, तो क्या करना है सर? यहाँ पे बस यही काम करना है, सब कुछ डिटो यही रहेगा ना, हाँ या ना। डिफरेंस क्या रहेगा कि x1 y1 z1 के जगह पे 0 0 0 पुट कर दीजिए, और x2 y2 z2 की जगह पे x y z कर दीजिए, राइट। तो अगर ए सिचुएशन रहता, अगर ए सिचुएशन जिसमें वन ऑफ द चार्ज पार्टिकल को अगर ओरिजिन पे है, तब हम लोग फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के लिए बस सर ये ऐसे ही लिख देते हैं k बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर 3/2। आप लोग मुझे करेक्ट कीजिएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। देखिए तो ये सही है? क्योंकि यहाँ पे मेरा x1 0 हो गया, y1 क्या हो गया? 0 हो गया, और z1 क्या हो गया? 0, और x2 x हो गया, y2 क्या हो गया? y हो गया, और z2 क्या हो गया? बट इज इट पॉसिबल कि ऑल द टाइम मेरा एक चार्ज पार्टिकल ओरिजिन पे रहेगा? विच वन इज मोर जनरलाइज? इज दिस वन मोर जनरलाइज या दिस वन इज मोर एंड मोर जनरलाइज? दिस वन इज मोर एंड मोर, क्योंकि यहाँ पे दोनों इट इज नॉट कंपल्सरी कि ऑल द टाइम वन ऑफ द चार्ज पार्टिकल ओरिजिन पे रहेगा, मे और मे नॉट। इसलिए बेटर है कि हम लोग जनरलाइज सिचुएशन नहीं पढ़े हैं कि मेरा x1 Q1 कहीं और है, Q2 कहीं और है, राइट। और तब हम लोग इस फॉर्मेट को डेवलप कर दिए, एग्री? ओके, हो गया ना? तो सिर्फ हेडिंग बना के छोड़ दीजिए, सुपरपोजिशन थ्योरम। कौन सा थ्योरम? यस। आज के लिए इतना ही। आज पहला क्लास था, जस्ट स्टार्टिंग करना था, ठीक है।
यहाँ से नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट, आज जूलॉजी वाले स्टूडेंट पता है ना कि क्लास है आज एक, और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का आज फाइंड अप करना है। एग्री? जब तक खत्म नहीं होगा तब तक क्लास करते रहना है।